दोस्तों, आज हमारे साथ एक बार फिर श्री राहुल वेदी हैं, देश के सबसे प्रतिष्ठित अ, युद्ध विशेषज्ञों में से एक, फौजी मामलों के गहरे जानकार और दुनिया की बड़ी से बड़ी जो फौजी मामलों की पत्रिकाएँ हैं, उन सब में लिखते हैं और लगातार टिप्पणी करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने राहुल जी के साथ जो वीडियो बनाया था, वो बहुत लोकप्रिय हुआ। स्वागत है राहुल जी आपका नई परख के मंच पर एक बार फिर। नमस्कार जी। पिछली बार जब हम लोगों ने चर्चा की थी तब युद्ध जिस दिशा में था उससे काफी आगे बढ़ चुका है। मोटे तौर पे लोग मानते हैं कि शायद सभी पक्षों ने उस ढलान पे पहला कदम रख दिया है, जो शायद इस युद्ध को एक लंबे अरसे बाद या जल्दी ही खत्म करने या मंद करने या कुछ हल करने की तरफ ले जा सकता है। मतलब इसकी संभावना है। लेकिन जिस तरह की दोनों तरफ से चालें चली जा रही हैं, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उससे पूरा शक होता है कि ये दरअसल चाहते क्या हैं। एक तरफ तो वो पाकिस्तान के ज़रिए बातचीत के लिए 15 प्रस्ताव ईरान को दे दिए, ईरान ने उनको खारिज कर दिया और बदले में अपने 5 प्रस्ताव उनको दे दिए। दूसरी तरफ वो बड़े पैमाने पर मिडल ईस्ट में अपने तरह-तरह के सैनिकों की तैनाती कर रहे हैं। उसमें मेरीन कमांडो भी हैं, उसमें एयरबोर्न डिवीज़न भी है, उसमें कोई एलीट कोर भी है और पहले से 50,000 सैनिक उनके मध्य पूर्व में पहले से तैनात हैं। तो ये क्या स्ट्रैटेजी आपको लग रही है? किस तरीके से पूरा मामला प्ले आउट होगा? देखिए, इसका कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि प्रिसाइज़ इन्फॉर्मेशन दोनों तरफ से ठीक तरह नहीं आई। हुँ, अमेरिका ने ये पाकिस्तान का जो आपने ज़िक्र किया, हुँ, उसका ये कहना है कि ये कंसल्टेशन है, नेगोशिएशन नहीं। तो अच्छा, पाकिस्तान के ज़रिए इन्होंने मैसेज पास किया है ईरान को, क्योंकि हुँ, पाकिस्तान की काफ़ी गहरी संबंध है ईरान के साथ, हुँ, क्योंकि पाकिस्तान में भी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शियाज़ हैं हुँ, और ईरान के तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन शियाज़ की है। हुँ, तो इन्होंने पाकिस्तान के ज़रिए 15 पॉइंट एजेंडा दिया है ट्रंप साहब ने हुँ, और उसके बदले में 5 पॉइंट एजेंडा दिया है ईरान ने अपनी शर्तों को पूरा करने के लिए। हुँ, तो ये दोनों तरफ की जो शर्तें हैं, ये मुझे नहीं लगता कि दोनों साइड इसको कबूल करेंगी हुँ, और इसको आगे बढ़ाएँगी। तो हुँ, ये मुझे एक स्टेलमेट सा लगता है कि इसमें कुछ हल नहीं होने वाला और इसकी जो डेडलाइन है, वो हुँ, कल फ्राइडे को खत्म हो रही है। हुँ, तो शायद ट्रम्प साहब इस डेडलाइन को बढ़ा दें या हुँ, नहीं बढ़ाएँ, ये तो वो ही जानते हैं। हुँ, मगर मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कुछ हल होगा और हुँ, जैसे आपने ज़िक्र किया कि 82nd एयरबोर्न डिवीज़न, मरीन एक्सपीडिशनरी फ़ोर्स सब सोल्जर्स को वहाँ भेजा जा रहा है। जी, तो ये भी उम्मीद है कि ये जो 5 दिन इन्होंने इसको डिले कर दिया है, ये हुँ, एक रीग्रुपिंग जैसे अमेरिका को रीग्रुप करने के लिए टाइम हुँ, दिया गया है और अपनी फ़ोर्सेस वहाँ तैनात करने के लिए मौका दिया है और फिर वो ग्राउंड फ़ोर्सेस के ज़रिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को हुँ। रोकने की कोशिश करेंगे। नहीं, तो जैसे कि आपने कहा कि ये कंसल्टेशन है, नेगोशिएशन नहीं। नहीं, हाँ, तो क्या मतलब किस चीज़ का कल्ट कंसल्टेशन है? नहीं, ये है कि आपकी शर्तें क्या हैं और दूसरे तरफ से आपकी शर्तें क्या हैं और पाकिस्तान एक ब्रोकर है हुँ, इसमें दोनों तरफ की जो शर्तें हैं वो कन्वे करने के लिए हुँ, अमेरिका को उन्होंने बताया है कि ईरान की 5 शर्तें हैं हुँ, और ईरान को उन्होंने बताया है कि यूएस की 15 शर्तें हैं और हुँ, ट्रम्प साहब का भी जो बयान आ रहा है वो बड़ा ही अजीब और बड़ा वेग सा है। उसमें हुँ, कुछ डेफ़िनिट बात नहीं है कि किससे हुँ, बातचीत हो रही है और ट्रम्प साहब ने ये भी कहा कि ईरान ने हमको एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है हुँ, एक बहुत वैल्यूएबल तोहफ़ा दिया है हुँ, और इसका भी किसी को मालूम नहीं कि वो तोहफ़ा क्या है और उसमें क्या इन्वॉल्व्ड है। तो ये एक बहुत सी कन्फ्यूज़्ड सी सिचुएशन नज़र आ रही है और मैं नहीं समझता कि ये युद्ध जल्दी खत्म होने वाला है और ये मेरा ख़्याल आगे बढ़ेगा और ट्रम्प साहब की जो स्पोक्स लेडी हैं, उन्होंने हुँ, ये भी कहा है कि 4 या 6 हफ़्ते और ये युद्ध चल सकता है। हुँ।
यानी अप्रैल के पूरा अप्रैल चलेगा, क्योंकि मार्च तो खत्म होने की तरफ है पूरी तरह से। जी, जी, जी। हाँ, पूरा अप्रैल अप्रैल चलेगा। अप्रैल चलेगा और ये पूरी दुनिया में और ख़ास करके इंडिया को काफ़ी सदमा लगेगा इसमें, क्योंकि हमारी एज़ इट इज़ गैस की शॉर्टेज चल रही है हुँ, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों, बांग्लादेश जैसे मुल्कों, श्रीलंका जैसे मुल्क, मालदीव जैसे मुल्क, उनमें लंबे-लंबे क्यूज़ चालू हो गए हैं। पेट्रोल और फ्यूल राशनिंग भी शुरू हो गई है। तो हुँ, मैं सोचता हूँ कि हालाँकि हमारी सरकार ये कहती है कि हमारे पास लगभग 40 और 50 दिन के रिज़र्व्स हैं, उसके हुँ, बावजूद भी हुँ। हमको ये बिपता और ये मुश्किल पड़ सकती है। मतलब ये अभी तो मुझे लगता है कि चूँकि चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में, तो सरकार चुनाव के लिहाज से, क्योंकि सरकार तो सब चीज़ चुनाव को ध्यान में रख के करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो वो जो नॉर्मल पेट्रोल है, साधारण पेट्रोल है, डीज़ल है, उसकी कीमत या मिट्टी का तेल है, तो उसकी कीमत चुनाव चलते नहीं बढ़ाएगी। लेकिन जैसे ही चुनाव नतीजे आ जाएँगे, उसके तुरंत बाद सरकार को ये कीमत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारी तेल एजेंसियाँ हैं, जो तेल कंपनियाँ हैं, उन सबको बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है और सरकार तेल को रेवेन्यू इनकम के एक बहुत बड़े सोर्स के तौर पर देखती है। जी, और तेल की कीमत बढ़ती है तो सबकी कीमत बढ़ती है और हुँ, ये जो आजकल शॉर्टेजेस चल रही हैं, जैसे हमारे ब्रूरीज़ में भी शॉर्टेजेस चल रही हैं, हुँ, बियर भी और ज़्यादा महँगी हो गई है, शराब भी ज़्यादा महँगी हो गई है। हुँ, बाकी चीज़ें टाइल्स जो हैं, जैसे हुँ, टाइल्स लगती हैं लोगों के घरों में, वो भी हुँ, बननी बंद हो गई हैं, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है वो भी, और सबसे खतरनाक ये बात है कि ये यूरिया नहीं आ रहा और अभी यूरिया। हमारे नॉर्थ में भी, साउथ में भी अभी प्लांटिंग शुरू हो गई है पैडी की। तो हुँ, ये मेरे को लगता है कि अगली जो क्रॉप होगी, ये अक्टूबर-नवंबर में जिसकी हार्वेस्ट होती है पैडी की क्रॉप, उसमें बहुत दिक्कत आएगी और उसकी प्लांटिंग में भी बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि यूरिया है नहीं और हुँ, महँगा हो रहा है। और मैं तो सोचता हूँ कि ये सोशल प्रॉब्लम भी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी बढ़ेगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इसके साथ साथ और एग्रीकल्चर में काफ़ी सदमा लगेगा। जी। जिस चीज़ को डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान ने उन्हें एक कीमती तोहफ़ा दिया है। क्या हो सकता है वो कीमती तोहफ़ा? कुछ पता अजीब-सी नहीं, बात कर रही है। अ, ट्रम्प साहब तो यही कहते हैं कि ये तोहफ़ा ऑयल एंड गैस रिलेटेड है। अच्छा। मगर कई लोगों की ये भी स्पेकुलेशन है, एनालिसिस है कि उन्होंने उनको जो उनके ईरान के पास लगभग 900 टन जो है हुँ, एनरिच्ड यूरेनियम है अच्छा। और एनरिच्ड यूरेनियम जो उनके पास है, वो हुँ, 60% प्योरिटी का है। हुँ, इसका मतलब है कि जो नॉर्मल सिविल न्यूक्लियर ये फ्यूल होता है, हुँ, न्यूक्लियर फ्यूल, वो लगभग 20% की प्योरिटी का होता है। हुँ, 20 से ज़्यादा अगर आप करें तो वो फिर वेपन्स ग्रेड यूरेनियम बन जाता है। हुँ, और ईरान ने 60% 60% तक प्योर रखा है और 60 से लेकर 90 परसेंट प्योरिटी लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और हुँ, वेपन्स ग्रेड के लिए 90% ज़रूरी होता है। हुँ, तो ये कई लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं, एनालिस्ट्स जो हैं बाहर के, यूएस के, यूरोप के, कि हुँ। शायद उन्होंने कुछ अपना 900 टन का यूरेनियम भी अमेरिका को दे दिया है, मगर इसका कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने इस पर कोई रोशनी नहीं डाली। देखिए, अगर उनको यूरेनियम दे दिया गया होता या यूरेनियम देने का आश्वासन में मुझे तो लगता है कि ईरान ने न केवल उन्हें आश्वासन भी नहीं दिया है और देने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो 15 पॉइंट पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को थमाए गए हैं, उन 15 पॉइंट में ये भी है कि आप अपना जो एनरिच्ड बिल्कुल, यूरेनियम है, वो हमें दीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे हवाले कीजिए। और ये जो आपने ज़िक्र किया पहले इंट्रोडक्शन में कि वो 82nd एयरबोर्न डिवीज़न और जो मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स इन्होंने डिप्लॉय की है और हुँ, करने करने जा रहे हैं, हुँ, उसका एक ये भी मकसद है कि ये यूरेनियम को हासिल करें। हुँ, मगर ये हासिल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी वो 900 टन को डिस्पर्स कर दिया है, तो उसका ढूँढना हुँ, बहुत ही मुश्किल होगा और उन्होंने अपने डमी साइट्स भी बनाए हैं, जिसमें ये लोगों को चकमा देने के लिए कि हमने यहाँ रखा है और हुँ, मरीन्स को ढूँढना पड़ेगा कि वो कहाँ है। और हुँ, ये बड़ा खतरनाक बात है, क्योंकि आपको याद होगा कि
47 साल पहले ईरान ने अमेरिकन एम्बेसी के लोगों को 1 साल 1.5 साल के लिए काबू कर लिया था और उनको प्रिजनर बना लिया था। अगर ये इनके मरीन्स जो जाते हैं, उन्होंने 50 या 100 भी मरीन ईरान ने पकड़ लिए और उनको प्रिजनर बना लिया, तो उसकी नेगोशिएशन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को पॉलिटिकली बहुत महंगी पड़ेगी और इसका फिर कंटिन्यूएंस इन ऑफिस बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो एयरबोर्न डिवीजन है, ये डिवीजन आपकी निगाह में यूरेनियम पर कब्जा करने के लिए है और ये भी सुनने में आ रहा है। कठिन, हाँ, ये एक बहुत कठिन ऑपरेशन है और इसमें नाकामी अगर हुई तो पता चला कि 100-150 जो अमेरिकी कमांडो हैं वो ईरान के कब्जे में हैं, फिर तो ईरान के ब्राउनी पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, वो ईरान अमेरिका से बहुत जबरदस्त किस्म की बार्गेनिंग कर पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये अमेरिका में जो अभी लेटेस्ट पोलिंग हो रही है, वो ये कहती है कि लोग इसके हक में नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका की बात ये है थोड़े लाइटर नोट पे कि अगर हैमबर्गर की प्राइस, कॉफ़ी की प्राइस और पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है, तो अमेरिकन जो पब्लिक है, वो बहुत खफ़ा हो जाती है इससे। तो ये तीनों चीज़ों की कीमत अब बढ़ गई है, जैसे फ्यूल है, वो 30% बढ़ा है अमेरिका में। और ट्रंप साहब ने अब आश्वासन दिया है कि ये लड़ाई खत्म होते ही ये गिर जाएगा, मगर लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये गिरने वाला है और ये कंटिन्यू करेगा। आपने तो 3 चीजें बताई, एक तो फ्यूल बताया, एक हैमबर्गर बताया और तीसरी क्या चीज बताई? कॉफ़ी, कॉफ़ी। कॉफी। ओके, ओके, कॉफी। हाँ, बियर इसमें शामिल नहीं है। है जी? बियर इसमें शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? बियर। बियर नहीं शामिल, बियर नहीं शामिल। जी, जी। नहीं, बहुत मगर बेहतरीन, बहुत बेहतरीन आपने विश्लेषण किया। अब एक जो जिज्ञासा पैदा हो रही है वो ये है कि एक तो लक्ष्य ये बताया जा रहा है कि अमेरिका किसी तरह से खर्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहता है। जी, हाँ, नहीं और आपने बात बिल्कुल तो सही बात बताई कि यूरेनियम कैप्चर करना चाहता है। अच्छा। देखिए, इनका 2 पॉइंट एजेंडा है, हुँ, एक यूरेनियम कैप्चर और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना। हुँ, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए ये खर्ग आइलैंड पर उसको काबू करना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि इसको हवा से बमबारी जो है वो कामयाब नहीं होगी, पर ग्राउंड से ही हुँ, इन्होंने फोर्स करना पड़ेगा। और ईरान की एक कंडीशन जो 5 कंडीशनों में है, वो ये भी है कि उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की मालकियत दी जाए। हुँ, जैसे सूज कनाल है, जो हुँ, रेड सी और मेडिटेरेनियन को कनेक्ट करता है, वो हुँ, इजिप्ट जहाँ से वो जो जहाज सुएज कनाल में से जाते हैं, उनको हुँ, लगभग 3 लाख और 7 लाख डॉलर की एक फीस देनी पड़ती है। हुँ, और सुनने में ये भी आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो जहाज ईरान अलाउ कर रहा है, वो हर एक जहाज से, शिप से हुँ। लगभग $2 मिलियन ले रहा है फीस। अच्छा, टोल अच्छा। जिसे टोल कहते हैं। हुँ, तो ये अमेरिका तो कभी नहीं मानेगा कि ये मालकियत जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ईरान को दी जाए, क्योंकि सुएज़ कैनाल जो है वो इजिप्ट की प्रॉपर्टी है। हुँ, 1956 से उनकी प्रॉपर्टी है, उन्होंने बनाया है, उन्होंने हालाँकि बनाया तो फ्रांस ने था, हुँ, मगर इसकी मालकियत जो है वो इजिप्ट की है। हुँ, मगर ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, हुँ, ये इंडिपेंडेंट वाटरवे है और हुँ, इसकी किसी मुल्क की मालकियत नहीं होती। तो ये भी एक जो ईरान की कंडीशन है, वो अमेरिका नहीं मानने को लिए तैयार होगा, कोई भी मुल्क मानने के लिए तैयार होगा। क्योंकि इसमें फ्री पैसेज था पिछले इतने सालों से, 50-60 सालों से ये फ्री पैसेज आता रहा है। तो इसकी मालकियत जो है, ईरान सोचती है कि अब उसने अमेरिका को काबू कर लिया है और ये हुँ, जो कंडीशन है, वो हुँ। अमेरिका को कंसीड करनी पड़ेगी, मगर वो अमेरिका कभी कंसीड नहीं करेगा। यानी कुल मिला के एक 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 फौजी चिंतक के तौर पर आपका कहना ये है कि इस पूरे युद्ध का केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जलडमरू बिल्कुल, बंद बन बिल्कुल, गया है। बिल्कुल, वो और फोकस पॉइंट है। अब सवाल ईरान पे कब्जा करने का नहीं है, अब ईरान में सत्ता परिवर्तन का सवाल नहीं है, अब सवाल ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ किसके कंट्रोल में रहेगी? शुरू में डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये 5 दिन का युद्ध विराम किया था, मतलब युद्ध विराम क्या किया था, एक आंशिक युद्ध विराम किया था, उस वक़्त ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान और अमेरिका मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को कंट्रोल करेंगे। कुछ इस प्रकार का प्रस्ताव रखा था।
जी, उन्होंने देखिए ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, आज कुछ कहता है, कल कुछ कहता है। हुँ, उसने जैसे अब उसने रशिया पे भी जो सैंक्शन है तेल के, वो हटा दिए हैं, ईरान पे भी हटा दिए हैं। ईरान के हुँ, सैंक्शन तो पिछले 15 10-15 साल से चल रहे हैं। जी, तो इसका ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है और ईरान भी अमेरिका के साथ पार्टनरशिप में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ कभी नहीं चलाएगा क्योंकि ईरान को विश्वास नहीं है और वो ट्रस्ट नहीं करता यूएस को और यूएस ईरान को भी नहीं ट्रस्ट करती और सबसे बड़ी बात हमने उसका जिक्र नहीं किया वो हुँ, इजराइल है क्योंकि हुँ, ये जो पूरा मोटिवेशन पूरा जो इसके पीछे फोर्स है ये युद्ध हुँ, के वो इजराइल है तो हुँ, इजराइल को अमेरिका कन्विंस कैसे करे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने यह भी कह दिया है कि हुँ, इजराइल डिसाइड करेगा कि ये युद्ध कब खत्म होगा अमेरिका उन्होंने कहा है कि हमको डिक्टेट नहीं कर सकता हुँ, कि हम युद्ध खत्म करें तो हुँ। इजराइल का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट और इसमें इम्पोर्टेंट रोल इजराइल भी प्ले कर रहा है तो युद्ध विशेषज्ञ के तौर पर जिन्हें पता होता है कि भाई किस देश की युद्ध क्षमता कितनी है, क्या आपको लगता है कि अमेरिका अगर इस युद्ध से बाहर निकल गया, पता नहीं निकलेगा ही निकलेगा, अगर हम मान के चलें अमेरिका 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर एक ऐसी स्थिति बन गई, अमेरिका को लगा कि हम लोगों के लिए अब युद्ध करना आगे नाकाम है, राजनीतिक रूप से हमें बहुत नुकसान हो रहा है अमेरिका में, वो बाहर निकल गया। तो क्या इज़राइल में इतनी क्षमता है कि वो अकेले दम पर इस युद्ध को चला पाए? नहीं हुँ, अमेरिका की मदद के बगैर इजराइल नहीं चला पाएगा मगर इजराइल आप ये इतनी इसको अहमियत नहीं मिलती आजकल मगर इजराइल लेबनान सदर्न लेबनान को उस पर कब्जा कर रहा है और हुँ, लगभग उन्होंने 40 या 50 किलोमीटर का जो एरिया है वो एक बफर जोन बना देना है लेबनान और इजराइल के बीच में और हुँ, वो चाहते हैं कि अपने जो सेटलर्स हैं इजराइल की क्योंकि इजराइल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जमीन का जगह हुँ, का हुँ, और उन्होंने जो एक्सपेंशन अपनी की है पिछले 30 40 50 सालों में वो हुँ, अरब अरब स्टेट्स पे उन्होंने काबू करके अपने सेटलर्स को बसाया है और उनको वो सिक्योरिटी की तरह होल्ड कर रहे हैं कब्जा कर रहे हैं उसके ऊपर तो ये हुँ, 40-50 किलोमीटर का बफर जोन सदर्न लेबनान में बनाना चाहते हैं और ये जो वो अपना युद्ध इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और उनका क्या इंटेंशन है ईरान के बारे में वो तो नेतन्याहू और ट्रंप ही जानते होंगे अच्छा, अब एक और मैं हम लोग इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी दौर से गुज़र रहे हैं। तो आपका अंदाज़ ये है कि ये युद्ध कम से कम 1 महीने चल सकता है। इस बात की हो हाँ, सकता क्या है आपको लगता है कि जी अप्रैल के महीने और चलेगा? और अगर 1 महीने और चलेगा, तो इसका मतलब ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ही नहीं, ग्लोबल अर्थव्यवस्था भी मंदी के दौर में चली जाएगी। बिल्कुल निश्चित मंदी के दौर में चली बिल्कुल जाएगी, हिंदुस्तान में तो बेरोज़गारी बहुत बढ़ेगी, महँगाई बहुत बढ़ेगी, बिल्कुल उसका पॉलिटिकल बिल्कुल फॉल आउट होगा, उसका राजनीतिक नतीजा होगा। जो भी सत्ताधारी दल है, उसको उसका नुकसान उठाना ही उठाना पड़ेगा। लेकिन इसका राजनीतिक नतीजा डोनाल्ड ट्रंप को भी भोगना पड़ेगा और इसका राजनीतिक नतीजा बेंजामिन नेतन्याहू को भी भोगना पड़ेगा क्योंकि नवंबर के चुनाव की तलवार डोनाल्ड ट्रंप के सिर पे लटकी हुई है। पहली बात, पहला सवाल ये है, इस सवाल का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये है कि जब अ, खर्ग आइलैंड पे कब्जा करने के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड यानी फौजी उतरेंगे, भले ही उन्हें हवा से जो बी-25 बम वर्षक हैं उनकी मदद मिले, उनका कवर बम्बार्डमेंट मिले उनको, लेकिन जब वो उतरेंगे तो फिर ईरान की जो फ़ौज है, ईरान तो थल सेना का देश है ना, तो ईरान की जो फ़ौज है वो उनका मुकाबला करेगी। ज़रूर निश्चित बिल्कुल रूप से कुछ न कुछ लोग उस तरफ भी हताहत होंगे, तो बूट्स ऑन ग्राउंड पे कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि तो तेल की कीमत ₹200 पर बैरल हो जाएगी, $200 पर बैरल हो जाएगी। तो इस सब से ये डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू साहब कैसे निपटेंगे? देखिए अमेरिका को तेल की कीमत से कोई निपटना नहीं है क्योंकि अमेरिका सेल्फ सफिशिएंट है हुँ, ऑयल पर तो हुँ, इसराइल का बंदोबस्त जो है वो भी वो इधर-उधर से अज़रबैजान से मेनली हुँ, अज़रबैजान से तेल लेते हैं वो अपना उनकी जो क्रूड है वो वहाँ अज़रबैजान से आती है। हुँ, मगर ये जो सिचुएशन है ईरान में इसको आप 2 पार्ट्स में डील करिए। एक तो मिलिट्री सिचुएशन है और हुँ, दूसरी जो है वो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमैटिक प्रॉब्लम्स है। हुँ, जो और एक दूसरे पे ये इम्पिंज करती हैं, एक दूसरे पे इनका असर होता है।
जो मिलिट्री आउटकम है उसका पॉलिटिक्स पे और डिप्लोमेसी पे भी असर होता है, और पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी का मिलिट्री सिचुएशन पे भी होता है। और इसका तीसरा अंग जो है इकोनॉमिक है, जो हमने जिक्र किया कि $200 अगर बैरल हो गया तो कई लोग, बहुत सारे मुल्क जो हैं उनको बहुत मुश्किलें होंगी। और ये अगर उसके $200 होने के बाद अगर कम भी हो गया तब भी 6 महीने लगेंगे मिनिमम पीरियड इसको नॉर्मलाइज होते, क्योंकि जो इंश्योरेंस वाले इसमें खेल खेलते हैं, इंश्योर करते हैं टैंकर्स को, वो भी इसमें शामिल होंगे। और एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन जो है, मैं सोचता हूँ अगले 2 या 3 हफ्ते में डेवलप होगी, और हमको भी इसका इंडिया में भी हमको इसका मुकाबला करना पड़ेगा बड़ी सीरियसली। तो आपका कहना है कि हम सब लोगों को कमर कस लेनी चाहिए, बुरे दिन बिल्कुल, बिल्कुल आने वाले हैं और बिल्कुल। उससे कोई बचने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि हालात इसी तरह के हैं। पूरी एक रस्साकशी जारी है, जिच फँस गई है, गतिरोध फँस गया है, और जब तक डोनाल्ड ट्रम्प को एक ऐसा कोई एग्ज़िट ना मिले, जो कि उनकी लिहाज से सम्मानजनक और फ़ायदेमंद हो, जिसके आधार पे वो डींग मार सकें, वो युद्ध को लड़ते रहेंगे। इसी तरह बेंजामिन नेतन्याहू को भी कम से कम दक्षिणी लेबनान तो चाहिए ही चाहिए, वो मिल जाए, उसके बिना वो युद्ध खत्म करने के बारे में नहीं सोचेंगे। और ईरान कह रहा है हमको तो होर्मुज़ स्ट्रेट चाहिए, क्योंकि ईरान को लगता है होर्मुज़ स्ट्रेट पे कब्जा करने से उसको गारंटी मिल जाएगी कि उसके ऊपर फिर कोई हमला बिल्कुल, बिल्कुल, उसके ऊपर कोई बिल्कुल। हमला नहीं करेगा। सब लोग डरेंगे हमला करने से। बहुत-बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने बहुत मार्के की बातें बताई, और जिन बातों खास तौर से जो जो आपने एयरबोर्न डिवीजन के कमांडो ईरान में किस तरीके से यूरेनियम ढूँढेंगे और उसके ऊपर कब्जा करेंगे, ये बिल्कुल एक नई जानकारी है। इसकी तरफ मेरी निगाह या किसी और की निगाह मैंने नहीं देखा, इतना मैं सुनता और देखता रहता हूँ। ये बिल्कुल एक नई जानकारी है, नया विश्लेषण है। बहुत-बहुत शुक्रिया। घटनाक्रम तेज़ी बहुत-बहुत से चल रहा है, और फिर मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कुछ दिन बाद अगर ज़रूरत पड़े, मैं अनुरोध करूँ तो आप उसका मान रखते हुए नई परख के ठीक है मंच पे सर। आइए। जी, थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।